वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसका हम ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो है मेरे साथ ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको आप जान लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 इसी प्रकार जो है बोर्ड में भी जो पूछा जाएगा मैं वो बता दूंगा। तो फिलहाल आप देख लीजिए कि क्वेश्चन का प्रारूप किस प्रकार होता है और ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि ये OMR पर भरने के लिए दिया जाता है और 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और इस दरमियान आपको भरना है। तो वो चीज़ कैसे भरिएगा और कैसे कैसे जो है किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है ये चीज़ जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये मैथमेटिक्स है कंपलसरी, गणित अनिवार्य, ये क्वेश्चन का ये प्रारूप है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि कैसे OMR भरना है। तो आपने ये चीज़ देखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा रहता है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद परीक्षार्थी यथार्थ हम अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये सब आपको वहाँ पर दिया गया रहेगा और आप लोग भली भांति इस चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको कितना टाइम मिला है, कितना अंक का प्रश्न पूछा गया है। तो ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है, कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे विथ प्रूफ। तो जो है आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको जो है फ़ायदा हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं खंड अ सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। तो हम वैसे तो 100 प्रश्न हल करेंगे लेकिन फ़िलहाल जो है 50 प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको देंगे कि कैसे सोल्यूशन होगा। तो पहला देखिए 1/√2 है क्या। तो 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने समझा कि पहला क्वेश्चन क्या था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण px x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, ये कह रहा है फाइंड करने के लिए। आपको हम बता दें कि अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला c/। तो देखिए यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 1 है, ये x के लिए यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 2 है यानी b के लिए 2 है और ये c जो है 3 है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/। होता है। तो c के लिए कितना है 3 है और यहाँ a के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3/1 तो दैट मीन्स 3 ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। जबकि पहला का आंसर आपको मैंने बताया ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न पूछा जाता है, आपको जिसमें आसानी हो आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से हैं। वैसे तो ऑप्शन सी होगा लेकिन हम आपको बता देंगे कि जो है कैसे ऑप्शन सी होगा। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से हैं। तो यही ऑप्शन क्यों होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया कि यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/। होता था। तो ये मैंने वैल्यू निकाला 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि सवाल जो जो आपको मैंने बताया कि 4x² + 5√2x - 3 दिया गया था। तो ये द्विघात बहुपद के रूप में दिया गया था। सबसे पहले हमने क्या किया, विवेचक निकाला इसका। तो चूँकि वैसे गुणनखंड तो इसका होगा नहीं तो हमने विवेचक निकाला। तो विवेचक जो है फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 5√2 है यानी कि a के लिए 4 हुआ, b के लिए 5√2 हुआ और c के लिए -3 हुआ। तो यहाँ पर b² - 4ac है। इसके स्थान पर मैंने पुट किया सारा वैल्यू और उसको सॉल्व किया तो मेरा ये 98 आया। और एक फार्मूला आप याद रखिए कि शून्यक निकालने के लिए फार्मूला होता है x = -b + -√d/2a। तो इससे देखिए अल्फ़ा बराबर हमारा फार्मूला निकल जाता है -b + √d/2a और बीटा बराबर निकलेगा -b - √d/2a। इस तरह से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है अल्फ़ा बराबर जो है इसका फिर वर्गमूल तोड़ लिया गया। तो इस तरह से अल्फ़ा बराबर हमारा वैल्यू निकल गया √2/4 और इसी प्रकार बीटा बराबर मैंने वैल्यू निकाला -3√2/2। इस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है अल्फ़ा = √2/4
और बीटा इक्वल टू -3√2/2। और आप भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया। तो यहाँ पर आपने देखा। तो इसी तरह से अब आगे के सवाल को लेकर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मौसौ 23 है तो उनका लौसौ क्या होगा। तो वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा 690, लेकिन हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि 690 क्यों होगा। देखिए, चूंकि लौसौ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसौ, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा प्रश्न से दिया गया था 15,870 और मौसौ दिया गया था 23। इसको हम भाग दिए तो 690 आ गया। तो यही मेरा आंसर था, तो जो मैंने आपको बताया टिक मार करके, ऑप्शन नंबर ए था। एक बार और आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यदि a इक्वल टू 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब गुना 5 पर पावर 4 और b बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, तब मौसौ ए बी होगा। तो ये कैसे निकलेगा। तो इसका आंसर चूँकि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर दिया था 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 4 और b बराबर दिया था 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। अतः मौसौ ए बी। तो देखिए दोनों में देखना है कि हमें क्या क्या मिल रहा है। तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 इसमें मिल जाएगा दोनों में, चूँकि इस पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो 2 पावर तो मिल ही जाएगा इसमें। तो 2 स्क्वायर हमने ले लिया। इसी प्रकार 3 स्क्वायर भी कॉमन आ गया इस दोनों में से। और यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, तो इसको हमने गुना किया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 गुना 5, तो 4 9 36 गुना 5 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। तो ये आपने समझा कि इसका जो है आंसर क्या होगा। तो 180 मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। तो ये देखिए बहुपद यानी एक से अधिक पद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है इसमें भी एक से अधिक पद है, इसमें भी एक से अधिक पद है और इसमें भी एक से अधिक पद हो सकता है, लेकिन ये जो है मेरा ये एक बहुपद नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सटीक होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समीकरण निकायों x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है। तो इसमें से क्या होगा। तो अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं या इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए कि अनंत हल ही इसका आंसर होगा। अब क्यों होगा देख लीजिए। देखिए a1/a2 इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, चूँकि इस सवाल को हमने सॉल्व किया है, आपको हम समझा देते हैं। आइए, तो यहाँ आप देखिए समीकरण हमने लिखा है x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y - 16 = 0। तो a1 के लिए 1, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा a1 हुआ, फिर y का कोफिशिएंट b1 और फिर -8 हो गया हमारा c1। इसी प्रकार ये हमारा a2 यानी a2 के लिए 2, b2 के लिए 4 और c2 के लिए -16 हुआ। और याद रखिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों जो है आपस में बराबर है। अब चूँकि तीनों जब आपस में बराबर हो जाता है तो समपाती हो जाता है और इसके अनंत हल होंगे। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक सूत्र होता है, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। वैसे तो आंसर हमारा बी होगा, लेकिन इसका सूत्र के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए मैथ का जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं या अपने मन से कुछ भी नहीं मार सकते हैं। उसका एक कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आप उसमें उसका जो भी रिजल्ट होगा दे सकते हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको हम बताते हैं कि कैसे आखिर हमारा बी आंसर सही होगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण निकायों 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है तो इनमें से क्या होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा डी नंबर। अब आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक हल होता है ax² + bx + c। तो देखिए यह जो है हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 11, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो यहाँ पर जो है इसमें से कोई ऑप्शन नंबर नहीं होगा, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। तो याद रखिए मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। तो देखिए माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 ए के लिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 6/1 यानी कि 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने समझा। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो याद रखिए x बराबर 6 का जो आलेख होगा वह हमारा होगा y अक्ष के समानांतर। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, खास करके अगर आप मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि ये 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और इधर मेरा y, ये चूँकि y एक्सिस हुआ और ये हमारा x एक्सिस हुआ, तो ये भी हमारा चलेगा 1 2 इस तरह से। तो ये मान लीजिए 6 यहाँ आया तो ये y अक्ष के समानांतर हुआ ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग भली भांति इसको देखते जाइए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारा नंबर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर आप ढंग से बनाते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु होगा। याद रखिए x अक्ष पर जो बिंदु की कोटि होती है वह हमारा x0 के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x0 के रूप में रहता है, तो x0 यानी कि निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है। तो यहाँ पर कौन हो सकता है, तो x अक्ष पर का कोई बिंदु तो होगा, तो x0 यानी कि 2 0 के रूप में होगा, तो 2 0 होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तो एपी का एनवां पद होगा। याद रखिए एपी का एनवां पद यदि ए प्रथम पद हो और सार्वंतर डी हो तो इसका फॉर्मूला ही हो जाता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आपने एपी पढ़ा है तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। तो 10 7 4 का अगर 30वां पद आप निकालते हैं तो ये हमारा -77 हो जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे -77 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए बराबर 10 दिया गया था और डी बराबर -3। चूँकि प्रश्न से दिया गया था 10 7 4, तो 10 हो गया पहला पद और दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो हमारा डिफरेंस निकलता है। और 30वां पद पूछ रहा था तो फार्मूला लगा दिए ए प्लस एन घटा 1 इंटू डी। तो A30 के लिए हमने यहाँ पर लिखा ए के लिए 10 प्लस एन के लिए 30 माइनस 1 और डी के लिए -3 आया था वैल्यू, और इसको मैंने सॉल्व किया तो -77 निकल गया। तो यही आंसर भी था। अगला क्वेश्चन फिर एपी से ही संबंधित है। समांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या हमारा 33 निकलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि कैसे 33 निकलेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है और ए बराबर 7 दिया था और डी बराबर 6 है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रथम पद हमारा 7 है और डी यदि निकालिएगा तो सेकंड पद में से दूसरे पद को घटाना होगा। तो सेकंड पद चूँकि 13 था और पहला पद हमारा 7 था, तो 13 में से 7 घटा दिए, यहाँ पर 6 आ गया। और लास्ट टर्म यानी अंतिम पद जो दिया था वह 205 दिया था। तो फार्मूला याद रखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन बराबर होता है। तो अंतिम ये जो दिया गया था वैल्यू, ये एन का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर हमने 205 लिखा बराबर 7 प्लस एन घटा 1 गुना जो डी और ए का मान है मैंने दे दिया। अब देखिए 7 को इस पार लाएँ, 205 माइनस 7 बराबर 6 इंटू एन घटा 1। 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 बराबर 6 इंटू एन घटा 1, या 6 इंटू एन घटा 1 बराबर लिख सकते हैं 198। एन माइनस 1 बराबर 198 बटा 6, और इसको अगर भाग दीजिएगा तो 33 बार में कट जाएगा। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का एनवां पद होगा। तो देखिए इसका आंसर ए होगा। क्यों होगा एनवां पद, देखिए अगर हम एन के स्थान पर 1 पुट करते हैं तो 2 एकम 2 1 3, अगर 2 पुट करते हैं 2 दूनी 4 1 5। इसी प्रकार यदि आप लगातार क्रम से अगर आप एन के स्थान पर पुट करते जाइएगा 1 2 3 4, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा। बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा, इसलिए जो है एनवां पद हमारा 2n+1 होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु हमारा 0, 0 होता है, तो फार्मूला चूँकि इसका होता है रूट अंडर, इस तरह से जब मूल बिंदु 0, 0 हो तो फार्मूला हो जाता है x² जोड़ y²। ठीक है, तो x के लिए हमारा 4 है, तो सीधा 4 का स्क्वायर कर दीजिए, -3 का स्क्वायर। तो इस तरह से 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, और 16 अगर 9 कीजिएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। तो आपने समझा। अब आगे देखिए, 19वां नंबर आपने देखा, अब 20वां नंबर आपको हम दिखा देते हैं। तो 20वां नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका याद रखिए, इसको साइन को बदल दीजिए कॉस में, तो यानी कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा कीजिएगा, 90 में से 65 घटा दीजिएगा तो 25 डिग्री हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, ये सब अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आपको क्लास 10th से संबंधित जो भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल में विजिट करके ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। बिंदुओं 3, 0 एवं -5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो मध्य बिंदु का जो नियामक हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1, 2। लेकिन कैसे होगा इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए 21 नंबर का मध्य बिंदु नियामक, याद रखिए x बराबर, यदि मध्य बिंदु चूँकि 1:1 होता है तो डायरेक्ट याद रखिएगा x1 जोड़ x2/2, y बराबर y1 जोड़ y2/2। तो x1 हमारा दिया गया था प्रश्न से 3 और x2 दिया था 5। तो इसमें से -5 दिया था, तो 3 -5 2, और y1 जोड़ y2, y के लिए दिया गया था 0 और y2 के लिए दिया गया था 4, तो 0 + 4/2। तो 3 में से -5 घटा दिया तो -2/2। इसी प्रकार 0 जोड़ 4 यानी कि 4 ही हो जाएगा बटा 2, तो ये कट गया तो -1 और ये कट गया तो 2, तो -1 और 2 हो गया। तो हम एक बार आपको प्रश्न दिखा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। 3 0 दिया गया था, -5 4। तो आपको मैंने बताया भी कि कैसे होगा भी आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, बिंदु -3 और 5 का भुज है। तो भुज और कोटि क्या होता है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो x के लिए हमको कह रहा है यहाँ पर ज्ञात करने के लिए, तो x के लिए वैल्यू क्या है, -3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक माइनस और प्लस होता है, याद रखिएगा। फिर इसी प्रकार 4 कैटेगरी होता है, इस तरह से याद रखिएगा। ये हमारा अगर एक्स वाई, ये वाई हुआ, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो ये देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस हो गया। ये देखिए माइनस प्लस, और ये देखिए फिर माइनस माइनस, और फिर देखिए ये प्लस और माइनस। इस तरह से ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग 24वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 24वां नंबर प्रश्न जो दिया गया है, किस त्रिभुज के शीर्षों का नियामक -3 0 5 -2 -8 5 हो तो उसमें केंद्रक के नियामक होंगे। याद रखिए, कुछ ऐसे भी सवाल दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में जी, जो कि आपको सॉल्व करने में काफ़ी समय का सामना लग सकता है, यानी काफ़ी समय लग सकता है आपको उसको सॉल्व करने में, इसलिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व ना करें। तो चलिए हम लोग 24 नंबर सवाल को अगर आप कहिएगा कि सॉल्व करके बताइए, चूँकि ये लंबा सवाल है इसलिए हमने छोड़ दिया। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि इसमें 50 ही आपको बनाना है और 1 ही घंटे का समय दिया जाता है, इसलिए आपको 1 घंटे में सॉल्व कर देना है तमाम तरह का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो cos A + B। याद रखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यदि यहाँ पर 60 रखते हैं और यहाँ 30 रखते हैं तो 60 30 90 और 90 180। अगर 45 और 45 रखते हैं तो 45 दूनी 90 + 90 180 हो जाता है। तो अगर आप cos A + B के लिए cos A के स्थान पर 45 और B के स्थान पर भी 45 रखिएगा, या A के स्थान पर 60 रखिए और B के स्थान पर 60 रखिएगा, और इसको अगर cos A + B का फार्मूला लगा दीजिएगा, तो फार्मूला होता है इसका cos A × cos B + sin A × sin B, cos A + B का फार्मूला। तो इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ढंग से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। याद रखिए, एक वृत्त है और उसका व्यास दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो याद रखिए, जब वृत्त का व्यास दिया हो तो अगर त्रिज्या हमको फाइंड करना है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 28 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, और वृत्त की परिधि होती है 2πr।
तो आपको याद रखना है, तो 2πr, तो 2 गुना पाई का वैल्यू आप जानते ही हैं 22/7 होता है, और वृत्त का के व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 28/2 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कटा देते हैं, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी कितना हो जाएगा 88, तो 88 इसका आंसर होगा बी नंबर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, यानी कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा हमारा व्यास कहलाता है। यदि मान लीजिए एक अगर हम वृत्त बनाए इस तरह से, देखिए ये सब जीवा कहलाएगा, ये सब जीवा कहलाएगा, और सबसे बड़ा जो जीवा होगा जो वृत्त के बीचों बीच जाएगा वो हमारा व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है tan थीटा गुना cot थीटा का मान होगा। याद रखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है देख लीजिए, चूँकि tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और यहाँ पर cot थीटा लिख दिए, cot थीटा कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 1, तो इसलिए आंसर नंबर बी होगा। अब आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है, तो tan थीटा और cot थीटा दोनों दिया गया है, तो या तो आप tan को cot में बदल दीजिए, यानी कि cot नीचे वाले को रहने दीजिएगा, tan को cot में बदल दीजिएगा, या तो cot को tan में बदल दीजिएगा, तो इसका दोनों कट करके एक हो जाएगा, फिर इसी प्रकार ये भी कट करके एक हो जाएगा, तो और एक क्या हो जाएगा 2, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान होगा। तो याद रखिए कि कॉस थीटा का मान हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों होगा, आप याद रखिए फार्मूला कि अगर हमको साइन थीटा दे दिया जाए तो कॉस थीटा का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चूँकि होता है फार्मूला से, तो साइन थीटा का मान क्या दिया है a/b दिया है, तो यहाँ हम a/b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस a²/b², तो इसको लिख सकते हैं हम b² माइनस a²/b², तो रूट में रह जाएगा मेरा b² माइनस a², और ये रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, तो सॉल्व करके अगर आप बनाते हैं क्वेश्चन तो बड़ा आनंद आने वाला है आपको। अब आगे देखिए 31वां नंबर प्रश्न क्या है। 31वां नंबर प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर हाफ तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट थीटा का मान √3 होगा। क्यों होगा देख लीजिए, एक सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, सिंपल। तो अब आप फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब मेरा 1 हुआ, कर्ण हमारा 2 हुआ, तो आधार निकलेगा, तो आधार निकालने के लिए क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो √3/1 तो कितना होगा √3 होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया है कि यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान, तो याद रखिए थीटा का मान हमारा 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो चूँकि यहाँ हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि √3 tan 2 थीटा बराबर दिया है 3, तो हम कह सकते हैं कि tan 2 थीटा बराबर 3/√3, और यहाँ पर परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए tan 2 थीटा बराबर 3√3, और √3 गुना √3 कीजिएगा तो कंप्लीट 3 कट जाएगा, तो tan 2 थीटा बराबर √3। अब आप याद रखिए कि √3 किसका मान मतलब कितना डिग्री का मान होता है tan में, तो tan 60√3 होता है, तो थीटा के स्थान पर क्या रख दें, तो थीटा के स्थान पर यदि हम 30 डिग्री रखते हैं तो 30 दूनी कितना हो जाता है 60 हो जाता है, तो tan 60√3 हो जाता है, इसलिए थीटा के स्थान पर 30 डिग्री होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है, इसके बराबर फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फार्मूला से ही रिलेटेड है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। याद रखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुना पायर स्क्वायर, तो θ/360 डिग्री गुना पायर स्क्वायर, यानी गुने है, उल्टा करके लिख दिया है विद्यार्थी को फंसाने के लिए, आपको फंसना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 35 नंबर की, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। याद रखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4, तो याद रखिए क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो याद रखिए यहाँ पर πr² 1 और πr² 2, तो पाई क्लियर,
तो आर स्क्वायर 1 का वैल्यू कितना है 9/4 यही दिया है ना, चूँकि क्षेत्रफल का अनुपात है तो 9:4 हो गया। तो परिधि का अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो पहले अब इसका त्रिज्या निकालिएगा तो ये 3 होगा और क्या कहते हैं इसका 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 3:2 हो गया इसका त्रिज्या। तो परिधि होता है 2πr, यहाँ थोड़ा सा इसको हम ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2πr1/2πr2, तो 2π के लिए r1/r2 कितना होगा 3:2 ही होगा। तो बस ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। ये r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेमी, ऊंचाई 14 सेमी, तो बेलन का आयतन। तो याद रखिए बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, पाई के लिए बैठा दीजिएगा 22/7, आर के लिए बैठा दीजिएगा 2 और ऊंचाई के लिए h। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर नंबर आ जाएगा यहाँ पर ए यानी कि 176, याद रखिएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि गोले का व्यास 14 है तो इसका आयतन। तो गोले का व्यास दिया गया है, सबसे पहले इसका त्रिज्या निकाल लीजिएगा और गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो आर के स्थान पर वैल्यू पुट करके हल कर लीजिएगा तो आंसर नंबर आ जाएगा सी 43/12/3 cm³। 39वां नंबर सवाल देखिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है एवं इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। याद रखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। तो पाई तो दिया ही है, सिर्फ r गुना l कर दीजिए तो 12×5 = 60 पाई हो गया cm², ठीक है। अब आगे बढ़िए तो आगे देखिए 40वां नंबर क्या है। तो 40वां नंबर सवाल है, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेमी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है a³। तो 5 का होल क्यूब कर दीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 25, ठीक है आंसर। अब देखिए 41 नंबर है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना है ज्ञात, यानी कि इस तरह से 1 3 5 7, ठीक है 9, इस तरह से अगर आप ज्ञात कीजिएगा तो ये आपका आंसर नंबर 400 होगा। आप कर सकते हैं फार्मूला लगाकर कि n/2 इंटू a+l इस फॉर्म पर बैठा दीजिए, या AP का जो सूत्र होता है उसके भी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42वां नंबर देखते हैं सवाल। देखिए 42वां नंबर दिया है 2 5 7 3 3 6 3 8 8, बहुलक क्या है। तो याद रखिए इसमें ज़्यादातर किसका मात्रा है, यानी कि कौन ज़्यादा बार आया है। तो 3 यहाँ पर ज़्यादा बार आप देख रहे हैं, इसलिए बहुलक 3 होगा, यानी कि जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। आगे देखिए 43 नंबर का सवाल है कि ए और बी का समांतर माध्य। तो याद रखिए समांतर माध्य निकालने के लिए इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो a+b/2 यही हमारा समांतर माध्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 44वां नंबर सवाल है, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो मध्य क्या होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो आंसर नंबर सी होगा 24, लेकिन आइए आपको हम दिखाते हैं कि इसको किस प्रकार सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य, यानी कि MO = MO से मोड कहते हैं मीडियन और एरिथमेटिक मीन। तो ये हो गया मोड = 3m - 2a, तो MO = 3m - 2a, इसको हम एक बार लिख दिए। अब देखिए 3m - 2a = MO, तो इसलिए हम 3m बराबर क्या हो जाएगा MO + 2a। तो ये फार्मूला हो गया MO + 2a, और जो कि m को 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। तो बहुलक हमारा दिया गया था 28 + 2 गुना, अब माध्यक दिया गया था 16, अब बटा 3 कर दिए तो 28 दूनी 56, और ये हमारा हो गया लगभग। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद ये फार्मूला पर, मेन फार्मूला यही है MO + 2a/3। इस पर अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर 24 ही आएगा। तो चलिए आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसका माध्यक मध्यिका का हराई करने के लिए सॉल्व। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, पहले मध्यिका निकालने के लिए देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है। 1 2
पहले इसको आप अरेंजिंग कर लीजिए, मतलब घटते क्रम में, मतलब ऐसा करना है कि एक जैसे 1 2 3 4 यानी बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। पहले पहले छोटा लिखना है, उसके बाद बड़ा लिखना है, फिर 1 2 हो गया, फिर 3 तो दिया नहीं है, 3 नहीं देंगे, 4 दे देंगे, फिर 5 दिया है, 5 दे देंगे, 6 दिया है, 6 दे देंगे, फिर 7 दिया है, 8 नहीं दिया है, फिर 9 दे देंगे। तो देखिए संख्या कितना है, पहले काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इधर जोड़ा लगा दीजिए 3, इधर जोड़ा लगा दीजिए 3, तो बीच में क्या बचा 5, तो ये इसका माध्यक होगा। आगे बढ़िए। 46वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। याद रखिए प्रायिकता हमेशा जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1.5 है, तो आंसर गलत हो जाएगा, 1.5 ही नहीं होगा, यही आंसर सही है। ठीक है, देखिए 47वां नंबर सवाल, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। याद रखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, एक ठोस गोले की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। याद रखिए बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, तो पहले आप गोले का आयतन निकाल लीजिएगा और बराबर कर दीजिएगा बेलन के आयतन का, और त्रिज्या के स्थान पर दोनों जगह पर 9 ही रखिएगा और उसको सरल कर लीजिएगा, तो आपका 12 से एम रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आपको हम दिखाई देते हैं कि कैसे आखिर उसको हम सॉल्व करके जो है निकाले हैं 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखिए r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई और आर के स्थान पर 9 क्यूब दे दिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी आर के स्थान पर 9 स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई गुना 9 क्यूब। अब देखिए हमारा एच इक्वल टू क्या किए, तो 4/3 पाई गुना 9 क्यूब बटे पाई गुना 9 स्क्वायर लिख दें, तो पाई पाई क्लियर, और 9 स्क्वायर है 9 क्यूब है, तो 2 पावर इसका कट गया, तो एक 9 बचा, तो 4/3 गुना 9, 3 तिया 9, 4 तिया कितना हो गया 12। तो यही हमारा आंसर हुआ, यही हम आपको दिखाएं भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यदि आप लोग कहिएगा कि नए और इस पर वीडियो बनाया जाए तो हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये चीज़। चलिए 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। याद रखिए ये हमारा जो है ये मान लीजिए एक्स है, तो ये स्तंभ हुआ और छाया ये हुआ, ये भी एक्स है। तो ये कह रहा है अगर सूर्य का रोशनी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो कोण बनेगा कितना बनेगा। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि हमको लंब बटा आधार दिया गया है, तो लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला x/x1, तो थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री, तो आंसर नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसम क्या होगा। याद रखिए कोई भी दो अभाज्य संख्या के बीच का मौसम एक होता है, ये आपको माइंड में सेट करना है। जैसे अगर आप 3 5 या 5 3 5 5 7 इसका अगर मौसम निकालिएगा तो एक ही निकलेगा, आप निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। अभी आपको हम बता देते हैं कि कैसे निकलता है, देख लीजिए 3 5, 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, अब फिर यहाँ पर 3 दीजिए, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, फिर इसको भाग दीजिए, 1 दूनी 2। देखिए क्या आया मौसम, एक ही ना आया। इसी प्रकार आप कितनों निकालिएगा तो एक ही आएगा। इस तरह से जो है हमने 50 सवाल को सॉल्व कर दिया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड और लाइक शेयर अवश्य करें ताकि अन्य कोई बेनिफिट हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।